आज फिर तूने खाने में नमक तेज कर दिया। रशीद, तेरी बीवी मेरी जान की दुश्मन है। जानबूझकर इसने खाने में नमक तेज किया है ताकि मैं खाना खाकर मर जाऊं और ये मेरे घर पर ऐश कर सके। दस्तरखान पर बैठे रशीद ने अपनी बीवी को खा जाने वाले अंदाज से देखा था। इसकी बीवी सहम सी गई थी। फौरन नफी में सर हिलाने लगी। कहने लगी, मैंने इतना ही नमक डाला है जितना रोज डालती हूँ। अच्छा, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? देख ले रशीद, तेरी बीवी मुझे झूठा कह रही है। यह सुनना था, रशीद ने बीवी को खाना भी नहीं खाने दिया। इसकी चुटिया से पकड़कर इसे कमरे में ले गया। इसकी बीवी की चीखें सुनकर बाहर बैठी रशीद की मां के कलेजे में ठंडक उतरी थी। बड़ी आई मेरे घर पर कब्जा करने का सोचने वाली। अरे, जब तक मैं जिंदा हूं, मजाल है रशीद मेरे खिलाफ भी चले। रशीद की बीवी जुलेखा इससे 10 साल छोटी थी। बाप था नहीं, बस एक बूढ़ी माँ और भाई भाभी के साथ रहती थी। भाई भी गरीब था। जो हो सका इसने जहेज में देकर बहन को रुखसत किया था। लेकिन जैसे ही जुलेखा ने ससुराल में कदम रखा, सास के ताने शुरू हो गए थे। जुलेखा की नंद इसे कमरे में ले गई, लेकिन अम्मा ने रशीद को पूरी रात बीवी के पास नहीं जाने दिया। अरे भाई, ऐसी भी क्या कंजूसी के ससुराल वालों को एक जोड़ा भी ना दिया। मेरी तो बरादरी में नाक ही कट गई। अम्मा को जहेज में चंद जरूरत का सामान देखकर कलक हुआ था। हाँ अम्मा, मेरा शौहर भी कह रहा था कि चिकन आलू की बिरयानी कौन बारातियों के सामने रखता है। वसीम ने तो ढंग से खाना तक नहीं खाया। रशीद की बहन हाजरा ने भी उसी अंदाज में कहा। अरे रहने भी दे हाजरा, वो भी कोई खाना था? जरा भी जायका ना था। अरे खाना तो हमने तुम्हारी बारात पर दिया। लोग उंगलियां चाटते रह गए थे। अंदर बैठी जुलेखा के कानों में जब ये बातें पड़ी तो सहम कर रह गई। जानती थी इसकी शादी के लिए भाई ने कैसे लोगों की मिन्नत समाजत करके उधार लिया था। मोहल्ले के सबसे अच्छे पकवान से खाना पकाया था। इसके ससुरालियों की आवभगत में कोई कमी नहीं की थी। बड़ी इज्जत से बहन को रुखसत किया था और अब पूरे 1 साल तक बेचारा मेहनत मजदूरी करके उधार चुकाएगा। न जाने ससुराल वालों को ये नजर क्यों नहीं आता कि लड़की के घर वाले कैसे खुद को गिरवी रखवाकर अपनी बच्ची को ब्याते हैं। वो अंदर बैठी जिंदगी के ख्वाब ही बुनती रह गई थी, लेकिन सास ने रशीद को कमरे में जाने नहीं दिया। बेचारी जुलेखा इंतजार करते करते ही सो गई थी। सुबह जब आंख खुली तब भी कमरा खाली था। इसने उठकर कपड़े तब्दील किए। बड़ा अजीब सा रवैया था ससुराल का। वो झिझकते हुए कमरे से बाहर निकली थी जब सामने ही सास बैठी थी। इसने इनके सामने जाकर अदब से सलाम किया, लेकिन वो गुस्से से रुख बदल गईं। हाजरा भी वहीं मौजूद थी। बस रशीद कहीं नजर नहीं आ रहा था। सास ने बिना सलाम का जवाब दिए सामने किचन की तरफ इशारा किया और कहा कि वो रहा किचन, जाकर नाश्ता बनाओ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, पूरी बरादरी में नाक कट के रह गई। ऐसी गरीब बहू लाकर। जुलेखा इनके रवैयों से हैरान परेशान खड़ी थी। पहले दिन की बहू का कोई चाव ही नहीं उन्होंने दिखाया था। वो खामोशी से किचन में चली गई। हाजरा भी पीछे आ गई। इसे नाश्ते में ढेर सारी चीजें बनाने का कहकर बाहर चली गई। ये था जुलेखा का ससुराल में पहला दिन। सबके लिए नाश्ता बनाकर इसने दस्तरखान पर रखा। तब रशीद सफेद शलवार कमीज पहने इसे दस्तरखान पर ही नजर आया था, लेकिन गुस्से से चेहरा सुर्ख था। रशीद ने इसे यूं घूरा कि वो सहम सी गई। ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई। मुझे तो लगा था रशीद का नाश्ता तुम्हारे ससुराल से आएगा, मगर देखो तो कैसे कमी कमीन निकले हैं तुम्हारे ससुराल वाले। हाजरा ने पराठा खाते हुए भाई के गुस्से को और भड़काने की कोशिश की थी। मेरा भाई पहले ही आप लोगों से कह चुका था कि वो ज्यादा जहेज और फजूल सी रसूमात पर पैसे नहीं लगा सकता। अगर आपको एतराज था तो शादी से पहले ही बता देते। जुलेखा का ये कहना था। रशीद धाड़ते हुए इस पर चिल्लाया, मेरी माँ के सामने जबान चलाती है कमीनी। जुलेखा रात से ये बातें सुन रही थी। रिश्ता तय होने से पहले ही इसके भाई ने रशीद की माँ से सारी बातें कह दी थीं। उस वक्त तो इन्हें जुलेखा पसंद थी। कम उम्र, मासूम और भोली भाली सी लड़की थी। फिर इनकी तेज मिजाजी की वजह से रशीद का कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा था। उस वक्त तो वो चुप रही, लेकिन रात से बेटे के कान भर रही थीं। रशीद अपनी जगह से उठा और जुलेखा का बाजू पकड़ कर घसीटते हुए कमरे में ले गया। 2-4 थप्पड़ इसके मुंह पर मारे, फिर मुगलियात बकने लगा। खबरदार, जो आज के बाद मेरी माँ के सामने जबान भी चलाई तो तुम्हारी चुटिया खींच के अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। जुलेखा तो इस किस्म के रवैये को देखकर ही हैरान हुई थी। इसका भाई बेशक गरीब था, लेकिन भाई भाभी दोनों ही इसे प्यार से पाला था। शादी की पहले ही सुबह रशीद ने इसे मार मार कर इसकी शक्ल बिगाड़ कर रख दी थी कि इसकी माँ के सामने वो दोबारा जबान ना चलाए। जुलेखा रोने लगी।
अभी रात को ही तो भाई ने इसे रुखसत किया था, और कैसे किया था वो ये भी जानती थी, इसलिए हर जबर सह गई। रशीद ने कहा, चल अब उठ और मेरी माँ से माफी मांग। जुलेखा के पास दूसरा रास्ता भी ना था, अपने भाई को मजीद परेशान नहीं कर सकती थी, इसलिए उठी और जख्मी वजूद के साथ अपने कांपते हाथ जोड़कर रोते हुए सास से माफी मांगने लगी। सास ने घुमंड से अपने आबरू उचड़ाए थे। फिर रशीद को बुलाकर प्यार करने लगी। मेरे तो भाग्य खुल गए हैं, ऐसा फर्माबरदार बेटा मिला है मुझे। रशीद पर वो निहाल सी हो रही थीं। जुलेखा खून के आंसू पीकर रह गई, लेकिन ये सिलसिला तो जैसे जुलेखा पर जारी ही हो गया था। रशीद बात बात पर इसे मारने लगा था। आए दिन हाजरा नाराज होकर मैके बैठ जाती, फिर कई महीने घर पर ही बैठी रहती कि शौहर बड़ा जालिम है। माँ भी दामाद को बद्दुआएं देने लगती। अल्लाह पूछे इस वसीम को, मेरी हाय लगे, अल्लाह करे इसकी बहन भी बर्बाद होकर मैके बैठ जाए। रशीद की माँ अपने दुपट्टे को फैलाए दामाद को बद्दुआएं दे रही थी। जुलेखा किचन में खड़ी खाना बना रही थी। ना हाजरा के मुंह पर जख्म का कोई निशान था, ना ही इसे देखकर यह लग रहा था कि इस पर कोई जुल्म हुआ है। बस दुपट्टे से आंखें रगड़कर आंखें सुर्ख कर ली, ताकि भाई को लगे बहन अपने घर से बड़ी दुखी आई है। इन्हीं दिनों जुलेखा को खुशखबरी भी थी। डॉक्टर ने सख्ती से आराम का मशवरा दिया था, लेकिन आराम इस बेचारी की किस्मत में कहाँ था। किचन में खड़ी खाना बना रही थी और बाहर सास नंद के ड्रामेबाजियों को सुन रही थी। एक चुप थी जो जुलेखा ने अपने लबों पर लगा ली थी। अपने भाई और बूढ़ी माँ को अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। रशीद बहन से कहने लगा कि तू कहे तो वसीम से मैं दो हाथ कर लेता हूँ। मैंने अपनी बहन की कीमत नहीं वसूली इससे, जो वो ऐसा सलूक करता है। भाई रशीद, रहने दे तू। तू चार जुमले बोलकर घर बैठ जाएगा और वो कम जात मर्द मुझ पर हाथ उठाएगा। मर्द की मार सहना कोई आसान बात थोड़ी है। हाजरा ने दुपट्टे से आंखें रगड़कर यूं सुर्ख की जैसे रो रही हो। बगैरत कहीं का, औरत पर हाथ उठाकर खुद को मर्द समझता है। मर्द कहलाने के लायक ही नहीं है ये शख्स। रशीद ने बेजान आवाज से ये जुमला बोला था। अंदर किचन में खड़ी जुलेखा को हंसी आई थी कि अपनी बहन पर हाथ उठाने वाला मर्द कहलाने के लायक नहीं था, और मेरे मामले में बीवी पर हाथ उठाना मर्द की शान समझी जाती थी। इसे याद आने लगा कि चंद दिन पहले रशीद के कपड़े धोते हुए जरा सा तेल का निशान रहने पर अम्मा ने कैसे बात का बतंगड़ बनाकर रशीद से इसे मार पड़वाई थी। फिर कहने लगी, मर्द की शान है औरत पर हाथ उठाना। और आज पता नहीं बेटी सच भी कह रही थी कि झूठी कहानी सुना रही थी, लेकिन भाई की गैरत फौरन जाग उठी थी। पता नहीं ऐसे मर्द कैसे दोगली बातें कर जाते हैं। जो सलूक बीवी से करते हुए इन्हें ठीक लगता है, लेकिन अगर बहनोई बहन के साथ करे तो जुल्म लगता है। ऐसे दामन फैलाकर बद्दुआएं दी जाती हैं। खाना पकाकर इसने दस्तरखान पर लगाया और खुद कमरे में चली गई। वो इनके मामलात में कुछ नहीं कहती थी, और आजकल तबीयत भी ठीक ना थी, इसलिए इतना खाना बनाकर इसकी भूखी मर जाती थी। वो कुछ देर आराम की गर्ज से बेड पर लेट गई। जब रशीद कमरे में आया, इसे बेड पर लेटा देखा तो चिल्लाने लगा, मेरी बहन अपने ससुराल के जुल्म जबर सहती हुई हमारे घर आई है, और तुझे इतना भी नसीब ना हुआ कि दो बोल इससे हमदर्दी के दो बोल बोल लूं। मेरे सर में दर्द है रशीद, और डॉक्टर ने भी ज्यादा खड़े रहने और काम करने से मना किया है, और मैं कब से किचन में खड़ी काम कर रही हूँ। तुम क्या अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो? मेरी माँ ने पैदा नहीं किए, सारी दुनिया की औरतें ही बच्चा पैदा करती हैं। ये डॉक्टर तो जानबूझकर ऐसा कहते हैं। चलो उठो और हाजरा के पास जाकर बैठो। बेचारी अपने घर से दुखी आई है। वो फौरन से उठ बैठी। अगर जरा भी बहस करती तो वो गुस्से में अंधा हो जाता। जब से हाजरा आई थी इसका काम बढ़ गया था, क्योंकि वो पानी तक खुद नहीं पीती थी, वो भी जुलेखा से ही मंगवाती थी। एक माह बाद वसीम घर आया, हाजरा को वापस ले जाने के लिए। मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। अरे वो क्या तुम्हारे घर वालों की मुलाजमा है, जो सबकी चाकरी करती फिरे और तुम्हारा जब जी चाहे तुम इस पर हाथ उठाओ? अरे भाई, अभी हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। हमारी बेटी की दो वक्त की रोटी हम पर भारी नहीं है। जुलेखा की सास ने आज तक दामाद का लिहाज नहीं रखा था। वो कहने लगा, अपनी बेटी को भी कहें कि वो अपनी जबान को लगाम दिया करे। बदतमीजी करेगी तो ऐसे ही जूते खाएगी। और आपकी बेटी को आता क्या है जो ये मेरे घर वालों की खिदमत करे? ना ढंग का पका सकती है, ना किसी को पूछती है, बस अपने कमरे में बैठी रहती है। रशीद ने हाजरा की तरफ देखा तो वो नजरें चुरा गई। बहरहाल काफी बहस मुबासे के बाद वो वसीम के साथ चली गई। वक्त यूं ही गुजरने लगा।
9 माह बाद अल्लाह ने रशीद को एक बेटे से नवाजा था। उस दिन तो माँ बेटे के पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। पहली बार रशीद ने भी जुलेखा से आराम से बात की थी। जुलेखा को लगा कि शायद इस पर आजमाइशों का सिलसिला खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके घर बेटा हुआ तो हाजरा तस्वीर बहाने लगी, क्योंकि अब तक वो बे औलाद थी। जुलेखा के बेटे को देखकर मुंह भरकर कह दिया कि रशीद, अपना बच्चा मुझे दे दे। ये बात सुनकर तो जुलेखा की जान पर बनी थी। वो कैसे अपने जिगर का गोशा उठाकर दे देती। इसने अपना बच्चा गोद में लेकर सीने से लगाया था। इस बार रशीद भी चुप था। हाजरा रोने लगी, कहने लगी, मुझे अपना बेटा दे दो। जुलेखा रोने लगी। रशीद कुछ देर तो चुप रहा, फिर कहने लगा कि वो अपना बच्चा नहीं दे सकता। ये बात सुनकर माँ के भी होश उड़े थे कि रशीद ने बहन को इनकार कैसे कर दिया। अम्मा कहने लगी, रशीद, शर्म नहीं आई तुझे बहन को इनकार करते हुए? अरे बच्चे का क्या है, अगले साल फिर ले लेना। जुलेखा रोने लगी, कहने लगी, रशीद मुझसे मेरी जान मांग ले, लेकिन मैं अपनी औलाद नहीं दूंगी। मुझे अपना बच्चा बहुत प्यारा है। जुलेखा की बात सुनकर सास ने कहा, तू क्या मैके से लेकर आई है बच्चा? ये मेरे बेटे की औलाद है, मेरा खून है। ये कहकर सास ने बच्चा जुलेखा से छीन लिया। वो रोने लगी, बिलखने लगी, रशीद, मुझसे बच्चा मत छीनो, मेरा बच्चा मुझे दे दो। रशीद चुप था, माँ के सामने कुछ नहीं बोला, लेकिन बच्चा माँ की गोद से जुदा होते ही रोने लगा। बच्चे की रोने पर जुलेखा बेकुल सी होकर अपने बच्चे को पकड़ने लगी, लेकिन सास ने इसे पीछे जोर से धक्का दिया और बच्चा हाजिरा की गोद में डाल दिया। जुलेखा के पेट में शिद्दत से दर्द होने लगा। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। इससे पहले कि हाजिरा कमरे से बाहर जाती, रशीद ने इसकी गोद से अपना बच्चा ले लिया। कहने लगा, माफ करना बहन, अपना बच्चा नहीं दे सकता। बाप के खून ने वक्ती जोश मारा था, लेकिन माँ और बहन को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। रशीद ने बीवी को सहारा देकर बेड पर लिटाया और बच्चा इसे दे दिया। दोनों माँ बेटी कमरे से बाहर निकल गईं। हाजरा तो रो रो कर माँ से कहने लगी, देख लिया तूने अम्मा, बेटे का असल रूप कैसे गिरगिट की तरह से रंग बदला है। इसकी अम्मा चुप थी, किसी गहरी सोच में पड़ गई थी। दोनों माँ बेटियां यही मंसूबा बनाती रहीं कि कैसे बेटे के दिल से बीवी बच्चे की आने वाली जरा सी मोहब्बत को भी खत्म कर सके। इसके बाद हाजरा तो अपने घर चली गई, लेकिन जुलेखा का जीना इसकी सास ने धोबर कर दिया था। हर वक्त इसके हर काम में ऐब निकालती रहती, लेकिन अब रशीद जुलेखा को ज्यादा कुछ नहीं कहता था। इसका बच्चा 1.5 साल का हो गया था और ये बात माँ से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी कि वो क्यों जुलेखा पर हाथ नहीं उठाता। एक बार सास ने रशीद के सामने ही जुलेखा से चाय का कप मांगा। वो जैसे ही सास को चाय देने लगी तो सास ने खुद पर उलट लिया। सास का हाथ चल गया तो वो बिलबिलाने लगी, कहने लगी, तू मुझे जलाकर मारना चाहती है, मेरा हाथ जला दिया। जुलेखा बेचारी परेशान हो गई। इससे पहले कि कुछ कहती, रशीद ने गुस्से से इसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगा, अंधी हो गई थी क्या? माँ ने ववेला मचाया और शामत जुलेखा की आ गई थी। वो रोने लगी कि रशीद, मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन रशीद ने इसे उस दिन बहुत मारा। माँ का हाथ तो जल गया था, लेकिन दिल बड़ा ठंडा हुआ था कि बेटा फिर से वैसा हो गया है। फिर तो जुलेखा की सास ने यही काम पकड़ लिया था। वो कभी खाने में नमक तेज कर देती, कभी मिर्च तेज कर देती। जुलेखा के हाथ का खाना खाकर गश खाने लगती, रशीद के सामने ये जाहिर करती जैसे जुलेखा इसे मारना चाहती हो। और ये सब देखकर रशीद जुलेखा पर शक करने लगा। आज भी इसने जुलेखा को बहुत मारा था, लेकिन वो बेचारी सह रही थी। लेकिन हाजरा जब आई तो माँ को एक नई पट्टी पढ़ाकर चली गई। माँ इस बार सोच में पड़ गई, कहने लगी, हाजरा, यूं तो बड़ा मसला हो जाएगा। कुछ नहीं होता अम्मा, इस कमीनी ने मुझे अपना बच्चा नहीं दिया। मेरे दिल में वो आग लगी है कि जब तक भाई इसकी हड्डी पसली नहीं तोड़ देता, मेरे कलेजे को ठंड नहीं पड़ेगी। ये 2 थप्पड़ से तुझे सुकून आता होगा, मुझे नहीं। इसलिए जो तुझे समझाया है वही कर। माँ सोच में पड़ गई। इसके बाद यही हुआ। अम्मा अब जुलेखा से कहती कि धुले कपड़े सहन की बजाय छत पर डाल कर आओ। वो जानती थी कि बराबर वाले घर का नौजवान लड़का कबूतरबाज है, सारा दिन छत पर अपने कबूतरों की देखभाल को लगा रहता है, इसलिए बेटे के दिल में जहर भरना आसान था। रशीद शाम को ही घर वापस लौट आता था। एन उसी वक्त अम्मा जुलेखा से कहती कि जा छत से कपड़े उतार कर ले आ। जुलेखा छत पर चली जाती। जब रशीद घर आता तो जुलेखा कहीं भी नजर न आती। वो अपनी अम्मा से पूछता, वो कहती, पता नहीं मुझे, पूरा दिन बस छत पर ही चढ़ी रहती है, न जाने ऐसा भी छत पर क्या है। ये सुनकर वो चुप सा हो जाता। जब जुलेखा नीचे आती तो वो पूछता, छत पर क्या लेने गई थी?
वो कहती, धुले कपड़े उतारने गई थी। लो भला, इतनी देर लगती है 4 कपड़े उतार कर लाने में? 2 घंटे से तो तुम ऊपर हो। सास ने धड़ल्ले से झूठ बोला था। जुलेखा कहने लगी, अम्मी, मैं अभी तो ऊपर गई थी। जुलेखा ने वजाहत देना चाही। देख लो, तुम्हारी बीवी को तो आदत है तुम्हारे सामने मुझे झूठा करने की। रशीद का ये सुनकर पारा हाई हो जाता। वो कहने लगा, मेरी माँ को क्या पड़ी है झूठ बोलने की। जुलेखा ने कोई जवाब ना दिया और किचन में चली गई। 2-4 दिन अम्मा रशीद के यही कान भरती रही कि जब भी पड़ोस का कबूतरबाज छत पर जाता है, तेरी बीवी तो नीचे टिकती ही नहीं, बहाने बहाने से ऊपर भागकर जाती है। नजर रखा कर इस पर, कहीं अपना मुंह ही ना किसी के साथ काला कर ले। सास का ये कहना था कि रशीद उसी वक्त छत पर गया। जब जुलेखा को छत की रस्सियों से कपड़े उतारते देखा तो चुप सा हो गया, लेकिन जब उस नौजवान को कबूतर को दाना डालते हुए देखा तो इसकी नजर जुलेखा पर ही थी। ये देखना था कि रशीद ने पहले तो इस लड़के को गालियां दी, इसके बाद जुलेखा को बाजू से पकड़कर सीढ़ियों से धकेलते हुए नीचे लाया और इसे धक्का दिया। कमीनी औरत, मेरे पीछे ये गुल खिला रही है, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। रशीद की आंखें गुस्से से सुर्ख हुई थीं। जुलेखा रोने लगी, कहने लगी, इसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसकी सुनता कौन। सामने रखी डंडे को रशीद ने पकड़ा और अंधाधुन इसे मारने लगा। माँ सामने बैठी तमाशा देख रही थी। जुलेखा की चीखें पूरे मोहल्ले वालों ने सुनी थीं। लोग अब इसके घर का दरवाजा बजाने लगे, कहने लगे कि अगर इसने इस लड़की पर जुल्म करना ना छोड़ा तो पुलिस में इसकी कंप्लेन कर देंगे। इस बात पर ही रशीद का हाथ रुका था, लेकिन उस वक्त तक जुलेखा की ये हालत थी कि नीम मुर्दा सी सेहन में पड़ी थी। जब मोहल्ले की औरतों ने इसे उठाना चाहा तो इसकी चीखें फिर से बुलंद हुई थीं। इसके कूल्हे की हड्डी टूट चुकी थी। औरतें इसे सहारा देते हुए हॉस्पिटल ले गईं। रशीद को भी अब होश आई थी कि अपने गुस्से में वो क्या कर बैठा था, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। इसका भाई घर आया और रोते हुए सिसकियों के साथ रशीद को बद्दुआएं देने लगा और जुलेखा के बच्चे को भी अपनी गोद में लिया। कहने लगा, जो कुछ तूने मेरी बहन के साथ किया तू अपनी बहन से भरेगा, देख लेना। फिर कहने लगा, मेरी बहन को तलाक भिजवा देना वरना तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर तो रशीद के साथ साथ इसकी माँ भी गुमसुम सी हुई थी। जब से जुलेखा की शादी हुई थी, अम्मा ने तो उठकर कभी पानी का गिलास तक ना पिया था। इन्हें तो लगा था भाई गरीब है इसलिए हम इसकी बहन के साथ जो चाहें करते रहें, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अब तो वो तलाक का कह गया था। रशीद भी अब चुप था। अगले ही रोज हाजरा भी घर आ गई, लेकिन माँ का बिगड़ा मूड देखकर कहने लगी कि तुझे क्या हुआ है। वो कहने लगी, तेरे कहने पर मैंने ये सब किया था और अब इसका भाई तलाक मांग रहा है, घर कौन संभालेगा। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब इतनी जान नहीं कि घर के सारे काम कर सकूं। हाजरा को इस बात से भला क्या गर्ज थी, वो जो चाहती थी वो हो गया था, इसलिए वापस अपने घर चली गई। रशीद जब थका काम से वापस आता तो माँ के रोने शुरू हो जाते कि मुझसे घर के काम नहीं होते, या जुलेखा को वापस ले आ या दूसरी शादी कर ले। जिस तरह से इन लोगों ने जुलेखा पर जुल्म ढाए थे, कोई भी शख्स इन्हें अपनी बेटी का रिश्ता ना देता। और जुलेखा का भाई बार बार तलाक मांग रहा था। रशीद को अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन वापस किस मुंह से जाता। इसने गुस्से में बीवी को किसी बेजान शय की तरह पीट कर रख दिया था। उसी दिन हाजिरा रोते धोते घर आ गई थी। आज इसके चेहरे पर भी जख्मों के निशान थे। हाथ में तलाकनामा था। जिस तरह से वो लंगड़ा कर चल रही थी, नजर आ रहा था कि वसीम ने भी इसे सचमुच पीटा है। माँ का हाथ दिल तक पहुंचा था। बेटी का रोना तड़पना देखा नहीं जा रहा था। हाजरा को वसीम ने बदकारी का इल्जाम लगाकर तलाक दे दी थी और दूसरी शादी भी कर चुका था। बेटी का घर उजड़ा तो माँ दिल पकड़े रोने लगी कि हाजरा, तुझे जुलेखा की हाय लग गई। मैं कहती रही कि ये इल्जाम इस पर ना लगा, लेकिन तुझे तो बस अपना कलेजा ठंडा करना था। तुझे अब कौन पूछेगा इस उम्र में, ऊपर से तू बांझ भी है। ये सुनकर रशीद की आंखें खुली थीं। समझ में आ गया था ना, बहन की मिली भगत ने इसका घर उजाड़ दिया है। माँ उसी वक्त दिल पकड़े गश खाकर गिर गई थी। बेटी का सदमा बर्दाश्त ना हुआ तो खालिक हकीकी से जा मिली। रशीद को अब एहसास हुआ था, इसलिए भागा दौड़ा ससुराल पहुंचा था कि जुलेखा की मिन्नत समाजत करके इसे घर ले आए। लेकिन जब ससुराल पहुंचा तो एक मैयत और सेहन में पड़ी थी। जुलेखा मर चुकी थी। इसका बच्चा माँ का कफन पकड़े जारो कतार रो रहा था। घर बर्बाद हो चुका था, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा।